गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में पूरा मज़ा किया आपने? चलिए, आज हम लोग जैसा कि वीडियो ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये वीडियो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं। किसी ने शुरू नहीं किया है, मुझे पता है कितना पढ़ा है आपने। खैर, हम लोग आज चैप्टर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग एक कॉपी ले लेंगे और एक पेन ले लेंगे और अपना नोट्स बनाना तैयार करेंगे, क्योंकि नोट्स वहीं सबसे बेहतर होता है जो आप खुद से बनाते हैं। हम लोग वहीं काम करेंगे, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, भाई सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि यूनिट होता क्या है, ये रिलेटेड किससे है, आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। सब लोग चेस के बारे में तो सुना होगा ना, सब लोग चेस के बारे में सुना होगा। चलो, ये मैंने एक चेस का बोर्ड ले लिया और ये चेस के बोर्ड में बताओ भाई कितने रो होते हैं एक बार में? 8 होते हैं, सबको मालूम है 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया मेरे भाई। थोड़ा सा इसको करते हैं, अब से मिटा के कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग को सटीक चाहिए। देखो ये 1 2 3 4 5 6, चलो वैसे ही हम यहाँ पे भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, जो भी हो। तुम लोग क्या देखते हो इसमें कैसे करते हैं? सबसे पहले जो होते हैं आगे वाले फ्रंट रो में इधर प्यादे भरे होते हैं। यहाँ पे हाथी हो जाता है, यहाँ पे ऊंट हो जाता है। उसके बाद जो भी तुम राजा मंत्री जो भी करना चाहते हो करते हो। वैसे ही प्लेयर यहीं भी, यहाँ पे भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। सब कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पे बैठ के खेल रही हैं, मान लो जो खेल रही हैं वो हैं सीता। यहाँ पे जो है वो खेल रही हैं सीता, और यहाँ पे खेल रही हैं बबीता। ओके, 2 प्लेयर हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं? ये चेस खेल रही हैं। चलो, यहाँ पे बैठी है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम है प्रमिला। ये प्रमिला यहाँ से बैठ के खेल को देख रही है, और यहाँ पर बैठी है प्रमिला की मम्मी, एकदम गुस्से में है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इनके पास फोन है और प्रमिला के पास भी फोन है, ठीक है। चलो, ये जो प्रमिला है इस चेस के खेल के बारे में कुछ नहीं जानती है, बस इंटरटेनमेंट के लिए इसको वो देख रही है। सीता ने चला पहले प्यादा को यहां से बढ़ा दिया, यहां पर प्रमिला ने इसको नोटिस किया कि भाई आगे वाले रो में जो प्यादे हैं वो एक बार में एक कदम चलते हैं। वेरी गुड। कुछ समय बाद वही घटना इसने भी दोहराया। इसका विश्वास एकदम से थोड़ा सा बढ़ गया कि अरे हाँ भाई, पहले वाले जो रो में है वो एक बार में एक कदम चलेगा। तब तक ये क्या किया कि ऊंट वाला जो है तिरछा चल के इधर आ गया। इसको मालूम चला कि ऊंट जो है तिरछा चलता है। ये घोड़ा जो है, घोड़ा को 2.5 कदम चला के यहां ला दी। इसको ये भी मालूम चला कि बबीता जो है अभी घोड़ा को चलाई और घोड़ा एक बार में 2.5 कदम चलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे देखते देखते कुछ समय बाद प्रमिला को इस खेल के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई। अब प्रमिला जो है इसके बेसिक नियमों को जान गई। आपसे अब सवाल यह है कि क्या प्रमिला एक बेहतर खिलाड़ी बन पाएगी? आंसर होगा कभी नहीं। ये कभी नहीं बन पाएगी एक बेहतर खिलाड़ी। क्यों? इसलिए क्योंकि ये तो बेसिक नियमों को जानती है ना, बट इसको ये नहीं पता है कि कौन सा मूव मुझे कब चलना है। सिर्फ इसको ये पता है कि फर्स्ट रो के प्लेयर जो है 1 कदम चलेगा, हाथी जो है सीधे चलेगा, घोड़ा जो है 2.5 कदम चलेगा, ऊंट जो है तिरछा चलेगा, मंत्री जो है किधर भी चल देगा, ठीक है। तो इसको ये पता है, बट कौन सा
मूव कब चलना है, किस पोजीशन पे, किस टाइम पे कौन सा मूव उस टाइम के लिए सबसे बेस्ट होगा, ये कभी समझ नहीं पाएगी, तो ये कभी बेस्ट प्लेयर नहीं बन पाएगी। चलिए सर इससे कुछ रिलेट करते हैं हम लोग। ये जो चेस का बोर्ड है जस्ट लाइक नेचर, जस्ट लाइक नेचर, और ये नेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो प्यादे हैं, मंत्री हैं, ये सारी चीजें, ये सारे नेचर में अवेलेबल होने वाली घटनाएं, आसपास होने वाली घटनाएं हैं नेचर में। और ये दो प्लेयर हैं जो इन घटनाओं को कर रहे हैं, मे भी मान लो गॉड है, नेचर को कराने वाली जो चीजें होती हैं जो वो है। और यहां पर बैठी प्रमीला जो ये सारी चीजें देख के कुछ सीख रही है, भाई ये तो हो गई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मान लो इसको, ये है साइंटिस्ट। अब जैसे जैसे यहां से सीख रही है ये, वैसे वैसे ये प्रमीला अपनी मां को फोन पे बता रही है। मतलब कि जो भी नेचर में घटनाएं हो रही हैं वो साइंटिस्ट सीख रहा है, साइंटिस्ट उस चीज को देख रहा है और उसके बाद इस वर्ल्ड को बता रहा है, मम्मी को हमने मान लिया वर्ल्ड। जो प्रमीला की मॉम थी, मम्मी थी, वो किसकी तरह ट्रीट की जा रही हैं, वर्ल्ड की तरह। तो साइंटिस्ट जो है सिर्फ हमें यह बता सकता है कि घोड़ा 2.5 कदम चल सकता है, मतलब कि कुछ एक घटनाओं के बारे में हमको जानकारी दे सकता है। लेकिन हो सकता है कि घोड़ा जब यहां पे हो तो यहां पे आया, कुछ जगह पे और दूसरी जगह पे होता तो उस जगह के लिए बेस्ट मूव कुछ और होता। शायद नेचर में कुछ घटनाएं भी ऐसी ही होती हैं, समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे आपको याद होगा न्यूटन ने कुछ लॉ दिए, जो कुछ समय बाद कोई दूसरे वैज्ञानिक आके उनको गलत ठहरा कर बोला उन्होंने कि भाई ये वाला जो चीज है अब ऐसा नहीं होता, अब दूसरा चीज करेंगे हम लोग। तो उसी तरह से ये जितनी भी सारी चीजें घटनाएं होती हैं हमारे आसपास, वो नेचर द्वारा घटित होती हैं। और नेचर के बारे में जो भी तुम पढ़ोगे वो फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने अभी बताया कि ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये हाथी है, राजा रंक है, ये ऑल आर द पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो यही समझाना था आपको इसमें कि नेचर और हमारे बीच कैसा संबंध होता है। नेचर में घटनाएं घटती हैं और हम साइंटिस्ट लॉ बनाते हैं। नेचर से लॉ बनता है, लॉ से नेचर नहीं बनता। ये बात को दिमाग में बिठा के आपको रखना है। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि नेचर से ये तो मालूम चल गया कि नेचर क्या है। नेचर हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो घटनाएं घट रही हैं वो सारे के सारे नेचर द्वारा संगठित होती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं और उसके बेस पर कुछ नियम बनाते हैं और वही चीज़ें हम किताब में अभी आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मेरे भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। पहले ज़माने में फिजिकल क्वांटिटी, अब शॉर्ट में हम लोग पीक्यू बोलते हैं उसको, पीक्यू, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखो फिजिकल क्वांटिटी जो भी तुम अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हो उन सब का, जैसे मान लो ये हमारे पास एक है मार्कर। अगर तुमसे बोला जाए कि सर ये मार्कर है, इसकी लंबाई कितनी होगी, तुम एग्जाम्पल बोल दिए 1 मीटर, 0.2 मीटर, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं ना। तो एवरीथिंग अराउंड अस दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम इस बात को लिखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग। एवरीथिंग अराउंड अस दैट कैन बी मेजर्ड, that can be measured is called physical quantity. Physical quantity हम लोग इसको हिंदी में थोड़ा सा और भी ध्यान देंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ, भौतिक राशि। ध्यान देंगे इसको, भौतिक राशि। सर समस्या है कि सर इंग्लिश वाले को लिखते इंग्लिश तो लिख दिए, हिंदी वालों के लिए हिंदी वालों को भी लिख देते हैं, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है।
जिसे आप माप या तौल सको, जिसे आप क्या कर सको, माप या तौल सको, भौतिक राशि कही जाती है, भौतिक राशि कही जाती है। जिसे आप माप सको उसे भौतिक राशि मतलब कही जाती है। भाई सिंपल सी बात है कि सर भौतिक राशि तो क्लियर हो गया, किसे कहते हैं, जिसे आप मेजर कर सकते हो, भौतिक राशि कही जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कही जाएगी। सर भौतिक राशियाँ होती कितनी तरह की हैं, मतलब कि ये PQ भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग PQ से डिनोट करेंगे। सर ये भौतिक राशियाँ होती कितनी हैं, अब हम आपको वही बताएंगे कि ये भौतिक राशियाँ होती कितनी हैं। देखिए सिंपल सा, ये 3 टाइप की होती हैं बबुआ भौतिक राशियाँ। पहला जिसे आप लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, आप लोग इसे बोलेंगे छोटू फंडामेंटल क्वांटिटी, हिंदी में बोलेंगे आधारभूत राशि, मूलभूत राशि भी कहो इसको, आधारभूत राशि। कोई दिक्कत किसी को, जोर से बोलिए, आधारभूत राशि, यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी आधारभूत राशि। दूसरा जो है मेरे भाई, इसको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी सबके बारे में पढ़ना है, दिक्कत नहीं आनी है आपको। डिराइव्ड क्वांटिटी सबके बारे में बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। इसको कहा जाता है हिंदी में व्युत्पन्न राशि। ओके, एंड द थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्या बोलते हो इसको, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हिंदी में समपूरक राशि बोलेंगे हम लोग। चलिए बारी बारी से हम तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या होती है सर। तो सबसे पहला हम लोग किसके बारे में जानेंगे कि सर फंडामेंटल क्या होता है। चलिए देखते हैं फंडामेंटल क्या होता है। अगर फंडामेंटल के बारे में बात किया जाए, फर्स्ट फंडामेंटल, मान लीजिए आपको कोई बुक लिखना है या ग्रामर पढ़ना है, आपको कोई ग्रामर पढ़ना है, कोई बुक लिखना है, आप अंग्रेजी जानना चाहोगे, अंग्रेजी कैसे सीखो, मुझे कैट लिखना है, CAT, कैट डायरेक्ट सीख जाओगे या फिर कुछ उसके लिए और सीखना पड़ेगा? यस, अल्फाबेट्स। एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 26। तो वो 26 अल्फाबेट्स जो हैं वो बेस हैं और उसी के यूज से आप अंग्रेजी बोलते हो, अंग्रेजी लिखते हो। तो दीज आर द फंडामेंटल्स, दोज 26 लेटर्स आर फंडामेंटल्स। वो 26 जो अक्षर हैं आपके वो आधारभूत हैं और उसी की सहायता से आप क्या करते हो कि शब्द बनाते हो, जितने के सारे आप लाइन जो बोलते हो अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते हो, सब कुछ आप उन्हीं 26 की सहायता से करते हो। हम भी वही काम करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज हिंदी में हम इसको बोलेंगे आधारभूत राशि। मैंने आपको पहले भी बताया आधारभूत राशि क्या कहेंगे सर, सीधी सी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज, ये किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं। वही चीज करेंगे हम लोग, दीज क्वांटिटीज do not depend upon any other physical quantity। हिंदी में क्या कहोगे भाई, ये वो राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल निर्भर नहीं करती है। अब समस्या ये है कि सर वो कितनी है, मैंने पढ़ी नू, कितना, संख्या बताइए, हाउ मेनी आर देयर। तो समस्या है और वो समस्या का हल भी है हमारे पास, ये 7 होती हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। याद रखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल्स
आधारभूत राशियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 7 होती है। चलिए ये तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे और वो 7 आधारभूत राशियों के बारे में बात करेंगे। चलिए वो 7 आधारभूत राशियों के नाम, वो 7 फंडामेंटल्स के जो नाम हैं, जो उसके एसआई यूनिट्स होते हैं और जो भी उनके सिंबल्स होते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स के नाम रखेंगे हम लोग, फंडामेंटल्स नाम यहाँ पे हम उनके एसआई यूनिट्स को दिखा देते हैं आपको, एसआई यूनिट, और यहाँ पे आपके सिंबल्स को हम लोग दिखाएंगे। चलो सिंबल, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहला मास, सबसे पहला मास, मास का ऐसा यूनिट याद रखिएगा बबुआ, किलोग्राम होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बबुआ? किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल केजी, किलोग्राम का सिंबल केजी। ओके, सेकंड वन इज लेंथ। हिंदी वाले कंप्लेन कर रहे हैं सर हिंदी में लिखिए, लिख रहे हैं, समस्या मानने की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान। ओके, लेंथ का मतलब बबुआ लंबाई। चलो लेंथ का लंबाई, और लंबाई को किस में मापते हो तुम? मीटर में। मीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं सर? एम से। ओके, थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, टाइम। टाइम को हिंदी में समय, और हम इसको मापते हैं भाई सेकंड में, सेकंड को मेजर करते हैं, सिंबलाइज करते हैं एस से। 4 नंबर जो है हमारा वो है टेम्परेचर। मालूम है आपको टेम्परेचर के बारे में? बुखार आता है ना, मेजर करते हो? हाँ सर मेजर करते हैं, यहाँ पे तापमान कहेंगे हम इसको। किस में मेजर करते हो सर? वो तो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। नहीं, यहाँ पर तुम केल्विन में करोगे। किस में करोगे? ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट में बात हो रही है, सो केल्विन की। केल्विन को हम लोग के से दिखाएंगे। सर 5वां नंबर जो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक करंट। मेरे भाई इसको कहेंगे हिंदी में हम लोग विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। और इसका यूनिट जो होता है एम्पियर, एम्पियर को ए से दिखाते हैं। क्लियर है? 6 नंबर जो है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर आप तो पूरा का पूरा 9th क्लास याद दिला रहे हैं। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी 9th क्लास में समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, आएगा, यहाँ आगे पढ़ना है इसको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता। क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता। ये लाइट से रिलेटेड होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। और इसका जो होता है बबुआ यूनिट, दैट इज कैंडेला। कैंडेला हम कैसे दिखाएंगे सर? छोटा वाला सी, छोटा वाला डी। ओके, अब 7 नंबर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में जब बात किया जाएगा सर, तो क्या कहेंगे इसको? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? दिस ऑल आर PQ, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। पदार्थ की मात्रा का यूनिट मोल, और इसको सिंबलाइज करेंगे MO और छोटा l, ई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये भैया हमारे हो गए फंडामेंटल्स, और ये फंडामेंटल्स हैं 7, ये इनके ऐसा यूनिट हो गए, और ये हो गए इनके सिंबल्स। तो ये 7 ही होते हैं, 7 को आप एकदम जेहन में बिठा लो। अब आता है सर दूसरा नंबर डिराइव्ड क्वांटिटी की। इसको भी दिखा देते हैं यहाँ पर। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी नाम ही से मालूम चल रहा है ना, व्युत्पन्न राशि। कहीं से तो उत्पन्न हुआ है मेरे भाई। कहां से उत्पन्न हुआ? ये फंडामेंटल से उत्पन्न हुआ है। मतलब कि डिराइव्ड क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जो पूरी तरह से आधारभूत पर डिपेंड होते हैं, आधारभूत से ही मिलकर बने होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। सर क्षेत्रफल नाम का कोई चीज होता है क्या? होता है ना। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दो, तुम्हारा क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का है, देखो तो लंबाई में चौड़ाई का गुना कर दिए, क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। सर इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है, थोड़ा आप ही बता दो ना, हमको नहीं मालूम है। सर तो लंबाई को आप नाम लीजिएगा, तो इसमें लेंथ, और लेंथ है फंडामेंटल। चलिए सर मालूम चल गया, यहाँ पर लेंथ है फंडामेंटल, एगो फंडामेंटल मिल गया लेंथ। सर चौड़ाई के बारे में क्या ख्याल है? आप बताइए, क्या चौड़ाई इन 7 में है? नहीं है। ऊंचाई है? नहीं है। तो भाई एक बात दिमाग में बिठा लेना कि हम लोग पढ़ते रहो लंबाई है, लंबाई का यूनिट हो गया मीटर। वो सारी चीजें जिसे तुम मीटर में मापोगे ना, सबको लंबाई लोगे।
किसको? चौड़ाई को किस में मापते हो? मीटर में मापते हो। ऊंचाई को किस में मापते हो? मीटर में मापते हो। गहराई को किस में मापते हो? मीटर में मापते हो। दूरी को किस में मापते हो? मीटर में मापते हो। विस्थापन को किस में मापते हो? मीटर में मापते हो। तो जिनको जिनको तुम मीटर में मेजर करोगे उन सबको हम लेंथ कहेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई भी क्या हो गया बबुआ? लेंथ हो गया। मतलब कि दो बार जब लंबाई जैसे आधारभूत राशि मिलती है तो एक व्युत्पन्न राशि बनता है और इस व्युत्पन्न राशि को हम क्षेत्रफल कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे कैसे लिखेंगे सर? यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटी पूरी तरह से आधारभूत से मिलकर बनी होती हैं। देखिए दीज क्वांटिटीज टोटली डिपेंड अपॉन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स इसको हिंदी में सर ये राशियां पूरी तरह से किस पर निर्भर करती हैं? आधारभूत पर। आधारभूत राशि पर निर्भर करती हैं। चलिए ये तो एक एग्जांपल था सिंपल, ऐसे बहुत सारे होंगे। देखो जितना भी तुम फिजिक्स में अब टर्म पढ़ोगे, जितने भी तुम टॉपिक्स पढ़ोगे, सारे ये इन सातों से मिलकर ही बने होते हैं। सबके सब इन सातों से मिलकर बने होते हैं। तो तुम ये कह सकते हो कि फिजिक्स में जितने सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, इन सातों को छोड़ के और दो को और सप्लीमेंट्री में उन दोनों मतलब 9 को छोड़ के जितनी भी राशियां आएंगी सबकी सब किस में आएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी में। अगर तुम ले लो, चलो मान लेते हैं ये तो एरिया था ना, उसी तरह से तुम वेलोसिटी ले सकते हो। वेलोसिटी वेग, वेग बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बटा में समय। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हिंदी में कहें अगर तो विस्थापन बाय समय। विस्थापन क्या है? लेंथ नहीं है। और ये समय कितना है? टाइम नहीं है। तो देखो तो आपका पता चला यहाँ पर कि सर एगो लेंथ और एगो टाइम जब दोनों मिलेगा वो भी डिवाइड वाले कंडीशन में, तो हमारा एक नया आपका फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा। और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। ठीक है, आप इसको नोट करें। अब हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, अब तीसरा नंबर जो है छोटू हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में जो हम लोग बात करेंगे अभी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में क्या बोलेंगे? समपूरक। समपूरक राशि। तो देखिए थोड़ा समपूरक राशि पे विशेष ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बार एयरफोर्स नेवी में पूछ देता है कि संपूरक मात्रक कौन है, संपूरक राशि कौन है, और कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियोज देखोगे, बुक देखोगे या फिर टीचर्स के नोट्स देखोगे, 2 ही राशियों के बारे में बताया गया होता है, तीसरा तो विलुप्त रहता है। बट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि तीसरा क्या है। संपूरक राशि 2 होते हैं मेरे भाई, 2 होते हैं। संपूरक राशियों की संख्या कितनी होती है? 2। संपूरक राशि 2 होते हैं। कौन कौन सर? यहाँ पे नाम, यहाँ पे इसका मात्रक दोनों दिखा देते हैं आपको। नाम में आप देखोगे तो सबसे पहले इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल या जनरली हम इसको एंगल भी बोलते हैं। प्लेन एंगल को ही आप एंगल बोलते हैं। जो मैथमेटिक्स में पढ़े हो ना, मैथमेटिक्स में ट्रिगोन में पढ़ते हो एंगल का फॉर्मेशन, तो वो एंगल की बात हो रही है, सिंपल एंगल की बात हो रही है, जिसको हम लोग हिंदी में समतल कोण कहते हैं या सिंपल कोण भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका अगर मात्रक की बात किया जाएगा, यूनिट, एसआई मात्रक अगर कहो, एसआई यूनिट कहो, तो भाई ध्यान देना तुम, रेडियन होता है। रेडियन, शॉर्ट में RAD बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेडियन सर क्या होता है, डिग्री से कैसा रिलेटेड होता है वो भी बता देंगे तुमको, ऐसे मैथ्स में पढ़े ही होगे, चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ फिजिक्स में सीख लो इसको। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सर प्लेन एंगल तो देखे हैं, सॉलिड एंगल नहीं देखे हैं, हिंदी में घनकोण बोलो इसको। ठीक है, सॉलिड एंगल के बारे में मुझे नहीं पता, इसको भी थीटा से ही दिखा सकते हो और इसको भी थीटा से ही दिखाते हैं। ठीक है, दोनों को दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना दिमाग रखना कि सॉलिड एंगल को हम लोग ST रेडियन में मेजर करते हैं, ST रेडियन, और शॉर्ट में SR बोल दो उसको। चलो थोड़ा सा सॉलिड एंगल देखते हैं, पहले एंगल देख लेते हैं। एंगल तुम तो जानते ही हो, मान लो ये हमारा एक आर्क है, ये क्या है बबुआ? आर्क। आर्क मतलब समझ रहे हो ना,
किसी भी सर्किल का कोई एक पार्ट ले लो, कहीं से दो हिस्सों को काट लो, दो जगहों से आर्क बन जाएगा। आर्क को हम लोग एल से दिखाते हैं, ये रेडियस हो गया, और ये जो तुम्हारा एंगल फॉर्म हुआ दिस इज थीटा एंड दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल और एंगल। अगर तुमको मैथ्स में सर बताए होंगे कि अगर यहां से तुम थीटा निकालना चाहते हो तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हो जाता है, एल बाई आर हो जाता है। इसको ध्यान में रखना। हमने क्या बोला सर कि इसको मेजर करने के लिए रेडियन का इस्तेमाल करोगे। सर अगर तो हम तो पढ़े हैं 30 डिग्री, हम तो पढ़े हैं 60 डिग्री, हम पढ़े हैं 90 डिग्री, रेडियन तो मिला ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक रिलेशन याद कर लेना तुम कि 2 पाई रेडियन, रेडियन में ऐसे ऊपर सी दिया रहता है, मतलब समझ लो कि वो रेडियन है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि 360 डिग्री को 2 पाई कहा जाएगा। इसका मतलब कि पाई को कितना कहा गया, 180 नहीं कहा गया। तो ये रिलेशन अपने दिमाग में इस्टेब्लिश कर लो, कोई ज़्यादा समस्या आने वाली है नहीं। बाकी समस्या आ गई तो मैथ्स वाले सर तुम्हारे सॉल्व करते रहेंगे, हमसे ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, थोड़ा इसके बारे में सर मुझे बता दो आप। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टार्टिंग लग रहा है ये घन कोण। चलो आइसक्रीम खाए हो, कोन वाला, कोन वाला आइसक्रीम। तो कोन वाला जो आइसक्रीम होता है बाबू, वो क्या देख रहे होते हो कि मतलब जस्ट लाइक ऐसे होता है कुछ, ऐसे कुछ ऐसे होता है ना, और यहां पर एक कोप टाइप का बना होता है, यहां पर ऐसे लगता है जैसे 3D, इसको बोल सकते हो कि 3D में एंगल, 3D में एंगल है ये। थोड़ा सा और विजुअलाइज करते हैं हम लोग इसको। जैसे मान लो कि कौन है तो क्या देखते हो तुम, रस्सी बांधा हुआ चारों तरफ से, यहां से भी, यहां से भी, वहां से भी, तो सबको एक जगह पर ले आके ऐसे बांधो तुम, तो क्या होगा तुम्हारा कि सब जगह से चारों तरफ से रस्सी है और इस तरफ से, इस तरफ से, तो ये बीच में तुम्हारा जो एक कोन टाइप का दिख रहा है, देख रहे हो ना, तो यही तुम्हारा ये एंगल जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, यही है तुम्हारा घन कोण। क्लियर है? तो घन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, 3D एंगल है, समतल कोण ही है बट 3D में है, और उसको हम लोग मेजर करेंगे HT रेडियन में। ओके, क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।